हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब की खिदमत में हैं और कई अहम इश्यूज हैं इस हफ्ते जिस पर उनसे बात करनी है। एससीओ की समिट हुई है, जिसमें समरकंद में, जहां बहुत ही अहम मीटिंगें हुई हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, जिसमें रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान से मुलाकातें हुई हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, उस पर हम बात करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर क्या नया इंटरनेशनल ऑर्डर बनता जा रहा है। इस सिलसिले में सईद नकवी साहब अब से पहले कई बार बता चुके हैं कि जो पावर का मरकज है, जो ताकत का मरकज है, वो वेस्ट से खिसक कर ईस्ट की तरफ आ रहा है। इस एससीओ मीटिंग में कई ऐसी अहम बातें हुई हैं जिस पर हम बात करेंगे और उसके अलावा अफगानिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान पर भी बात कर लेंगे। कुछ न्यूक्लियर डील कहां अटक गई, उस पर भी बात करेंगे। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि इस वक्त जब यूक्रेन जंग एक नए मोड़ पर आती हुई नजर आ रही है, जिस किस्म की मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि कुछ इलाकों में रूस की फौजों को हटा करके यूक्रेन कुछ इलाके अपने कब्जे में ले रहा है। एक तरह से नए फेज में जंग आगे बढ़ी है। इस वक्त एससीओ समिट का क्या मानी है, इसके सियासत में, इंटरनेशनल सियासत में क्या कुछ इसका असर होगा? इसमें पुतिन और शी जिनपिंग के जो कुछ खास बयानात हैं, ईरान का परमानेंट मेंबर कंफर्म होना, ये सब क्या कुछ है? आप इसे किस तरह से देख? किसी हद तक जो फील्ड में गेम्स हुए हैं यूक्रेनियन फौजों के, वो भी इस हद तक कोऑर्डिनेटेड थे कि जब शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग समरकंद में हो, उस वक्त ये खबर सबके सामने हो, तो गोया कि वहां पे जो पुतिन, ली जिनपिंग, ये लोग, जो सी जिनपिंग, ये सब जब होंगे तो दुनिया ये भी देखे कि ये इस वक्त ये इतने विक्टोरियस टीम नहीं है जो आपके टीवी पे दिखाई जा रही है, क्योंकि यूक्रेन में कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिसमें कि शायद काया पलट हो जाए, लेकिन वो बातें मुबालगा है। वो मुबालगा है, कुछ गेम्स हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने लेकिन कुछ बहुत खतरनाक चीजें भी हुई हैं। मसलन वो जो न्यूक्लियर प्लांट है, देखिए, फुकुशिमा जापान में न्यूक्लियर प्लांट में क्या हुआ था, यानी पानी सुनामी जो थी, उसने वो जो एक मेन एरिया होता है जहां पे कि ये इसके शेल्स, न्यूक्लियर शेल्स जहां पे होते हैं, जिसको कि महफूज कर देते हैं, ये उसको सैकोफेगस नाम उसका है, यानी वो सील्ड है, वो तोड़ा नहीं जा सकता। वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गया था। और होता क्या है कि भाई, उससे हीट पैदा होती है, वो हीट पानी को गर्म करती है, इतना गर्म करती है कि स्टीम पैदा होती है। स्टीम इतनी ज्यादा होती है कि वो टरबाइन को चलाती है। ये है सिलसिला, जो छोटा बहुत, थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ। तो वो स्टीम जो थी वो कॉम्प्रोमाइज हो गई, यानी वो पानी कॉम्प्रोमाइज हो गया था फुकुशिमा में। और फिर वो जापानियों ने ले जाके बीच समंदर में उसको फेंक दिया। बहरहाल वो किस तरह रफा दफा हुआ, वो किस तरह यहाँ पे तकरीबन ये उस शेल के पास आ गए, यानी पूरा प्लांट बंद कर दिया गया है। ये आपकी बहुत बड़ी बात है कि न्यूक्लियर प्लांट को इतना शेल किया कि वो बंद हो गया। और अगर ये कॉम्प्रोमाइज हो जाता, वो जिसको कि सार्कोफेगस कहते हैं, वो जो कि सील्ड इलाका है गोया उसका, जो कि बच गया है अभी, तो वो अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता तो बहुत बड़ी कयामत पैदा। यार, मालूम ये होता है कि इस हद तक की रिस्क लेने के लिए जो तैयार होगा, वो जाहिर है ग्राउंड पे जीत नहीं रहा है। हम्म। यानी
ये तो बिल्कुल साफ बात है। इस तरह की रिस्क जो ले और दूसरे के लिए इतनी बड़ा मसला खड़ा करने की कोशिश करे, तो वो ऐसा लगता है जैसे कि वो, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेयर गार्ड एक्शन, तो वो है। अब ये एससीओ का में एक देखिए, उसमें बहुत बड़ी चीज जो सबसे अहम चीज जो हुई है, वो फॉर्मल एंट्री मेंबरशिप सील हो गई है अब ईरान की। अब मैं वही कई दफा ये बात बता चुका हूं कि जो टेनिस के बल्ले वाला, वो मैं एक इमेज देता हूँ, ये देना मुझे जरा समझ समझाऊं। ये बहुत बहुत आराम, देखिए ये है जनाब टेनिस का बल्ला। अब इसमें यहाँ पे ये है रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ये सब इस इलाके में है। हम यहाँ पे कहीं थे, यहाँ पे, और अमेरिका बहादुर, अमेरिका यहाँ था, ठीक है। तो हमको तकवीत मिलती थी इससे, हमारे अमेरिका से खास से। जब अमेरिका यहाँ से चला गया, तब ये हुआ कि हम भी थोड़ा सा सरके। अब देखिए न्यूक्लियर वॉर में हम टोटली अमेरिकन लाइन नहीं ले रहे हैं, हम अपने लाइन इंडिपेंडेंट ले रहे हैं। और वो यही बल्ला है, यही टेनिस रैकेट है, जिसमें कि अब हम इन सब के साथ, हम इनके साथ हैं। तो ये जो मीटिंग हुई है समरकंद में, ये यहाँ पे हम हैं, और ये सब इन लोगों की मीटिंग हुई है। ये दुनिया का वो, अच्छा, ये झांक रहा है अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान का मामला जो है वो अभी टेढ़ा है, वो समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि तालिबान ने जब लिया, तो सुना ये जाता है कि अमेरिका के तालिबान के साथ दोहा में कुछ सीक्रेट अग्रीमेंट भी थे। यानी एक तो साफ था, और एक ये था कि जो कि जिसे एनेक्सर्स कहते हैं, उन एनेक्सर्स के बारे में अमेरिकन ने अपने खास दोस्त बरतानिया को भी नहीं बताया था कि वो एनेक्सर्स क्या है। यानी क्या तालमेल है तालिबान की अमेरिकन से या नहीं है, इसके बाद ये एक मुबहम इलाका है। अभी आप देखिए कि अयमन अल जवाहिरी का जब असैसिनेशन हुआ, जिस अमेरिकन क्लेम कर रहे हैं, तालिबान कह रहे हैं कि हमें मालूम भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अब एक लीगल टर्म है हेबियस कॉर्पस, शो मी द बॉडी। अरे भाई, एक बॉडी तो होगी, अगर आपने मारा है तो वहां एक बॉडी होगी, उसका कोई तस्करा ही नहीं। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि आप समंदर में, जैसे उसको उसामा बिन लादेन की लाश को समंदर में फेंक दिया था, या ये कि कद्दाफी की लाश को वहां घुमा के सहारा डेजर्ट पे कहीं बरी कर दिया था। ये तो शहर के बीच में था भाई, तो वो कहाँ है? ये अजीब और गरीब मिस्ट्री है, जो कि मेरे समझ में नहीं आई। और इसका इसका कोई, इससे पता क्या चलता है? अभी हाल में मेरे कुछ अफगान एम्बेसडर्स के बात, मैंने पूछा कि भाई आप एम्बेसडर्स तो हैं, लेकिन आप किसको रिपोर्ट करते हैं? तालिबान को? कहने उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, हम अफगानिस्तान को रिपोर्ट करते हैं, हम अफगानिस्तान के एम्बेसडर हैं। तो आप कितने हैं? मालूम हुआ कि 40, 50, 70 के करीब हैं तमाम दुनिया में। अगर, और यहाँ भी रईसी साहब की, उनकी गनी साहब का झंडा सुना, यहाँ भी अभी लहरा रहा है। तो आपकी, मैंने पूछा, आपकी तनख्वाह कौन देता है? उन्होंने कहा कि एक सिस्टम है, ये वो। तो मालूम अभी तक एक, ये एक ऐसा साफ साफ सामने की बात है, और कोई मीडिया इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा। ये भी एक मिस्ट्री है कि भाई ये जो इतने बहुत सारे इनवॉयस हैं अफगानिस्तान के हैं, जिनका कि तालिबान से कोई रिश्ता नहीं है, तो उनका रिश्ता किससे है? एक साहब चले गए जापान। जापान में क्यों साहब? क्योंकि जापान जो है वो
इमदाद बहुत दे रहा है अफगानिस्तान को, तो उसको हम लोगों को मॉनिटर करना है। आप किसके बिहाफ पे मॉनिटर कर रहे हैं? अफगानिस्तान के बिहाफ पे कर रहे हैं। तो लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनसे आपको कोकोई ताल्लुक नहीं। नहीं, हम उनसे नहीं, हम उनको नहीं रिप्रेजेंट करते, क्योंकि उनकी सरकार जो है वो सब लोगों की मिली जुली सरकार नहीं। एक अजीब एक मुअम्मा है, जिंदगी काहे को है, ख्वाब है दीवाने का, एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का। इस अच्छा, मुअम्मे इससे पहले कि बात थोड़ी सी आगे बढ़े, अफगानिस्तान के अलावा एक और मुल्क और एक और हुकूमत है जिसके एम्बेसडर्स यमन को रिपोर्ट नहीं करते। यमन में भी एक जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल सऊदी अरब में बैठी है, उनकी एम्बेसियां अब तक भी उसी तरह से हैं। हालांकि मतलब वो कहां से उन्हें पैसा मिल रहा है, वहां तो बहुत सीधा सीधा नजर आता है कि सऊदी अरब फंड कर रहा होगा, चूंकि उन्होंने उस फॉर्मर प्रेसिडेंट को भी अपने यहाँ बिठाया हुआ है। तो ये अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, जो ये इंटरनेशनल बॉडीज हैं, वो क्या बिल्कुल ऐसे एक तरफा किसी एक मुल्क या ग्रुप ऑफ कंट्रीज के इशारे पर काम करते हैं? क्या कुछ होता है ये? हमारी बात थोड़ी सी दूसरी तरफ चली गई, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लें। नहीं, ये उससे लिंक है। और इस तरह की मीटिंग्स में जो बयानात, जो अखबार, मतलब ये मेरे पास इतने ये पेपर हैं शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग की, सब उसी से ताल्लुक रखते हैं, 1 2 3 4 5 6, वो 25 ही होते हैं। लेकिन जो यहाँ है वो जो खामोशी से बातें होती, जो मार्जिन्स पे होती, वो जब तक आदमी वहां ना हो, और मेरी आदत रही है काज़मी साहब कि मैं जहां न्यूज होती थी वहां जाता था। जी जी आज इधर ये मजबूरी हो गई है कि मैं वहां नहीं था, लिहाजा अब मैं परेशान हूं, और क्योंकि मैं आदतन जर्नलिस्ट हूँ, जी जी जी। यानी शौकिया आदतन मेरी आदत है जर्नलिज्म। तो मैं परेशान हूं कि वहां दरअसल क्या हुआ। अब लोग आएंगे, फिर टटोलूंगा, पूछूंगा। फिलहाल ये पता चला है, देखिए, एक अफसाने में एक कहानी थी, हाउंड ऑफ द बास्करविल। वो एक हाउंड था, वो लोगों को गायब कर जाकर मार देता था। तो वो चिल्ला पहले तो भौंकता था, जो खतरनाक रात वो थी जबकि उन हाउंड्स ने भौंकना बंद कर दिया। तो वो एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो गया कि इम्पोर्टेंट बात वो नहीं है जो हुई, इम्पोर्टेंट बात ये है जो नहीं हुई। मसलन अभी यहाँ पे चीन और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे कुछ फौजें पीछे हटी थी, और ये उम्मीद थी कि ये इसलिए हटी हैं कि शायद कोई गुफ्तगू हो। अब वो गुफ्तगू अगर कहीं खामोशी से हो गई है तो वो मुझे अखबारों की खबरों में और टेलीविजन पे दिखाई नहीं दे रही, तो वो बात नहीं हुई। शहबाज शरीफ साहब से बात हो जाती, ये भी स्पेकुलेशन था कि भाई वालेकुम सलाम हो जाता, क्योंकि इनके भाई के तो सालगिरह में भी मोदी साहब जा चुके हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये द इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट that the dogs barked. Important thing is that they did not bark. In other words, तो ये क्यों हुआ, इसकी क्या वजह है, वो सोचने के काबिल है। और मैं आपको अगला जो प्रोग्राम आपका होगा उसमें मैं जरा सा इसको थोड़ी सी जाके खुरपा लेके निकलूंगा, इसको ढूंढूंगा, तलाश करूंगा, और फिर मैं आपके सामने को ये बताऊंगा, क्योंकि वो एक बात अहम है। रईसी साहब का इसमें आ जाना, जो ईरानियन प्रेसिडेंट का मेंबरशिप, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने आते ही, देखिए, सबका टारगेट यही है, अमेरिकन यूनिलैटरलिज्म, यानी एक यूनिलैटरलिज्म के बरक्स क्या, मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म के बानी एक वो ऑर्डर जो हेजेमोनिक हो, जो एक आदमी चला रहा है, एक मुल्क चला रहा है, एक वो ऑर्डर जो कि डेमोक्रेटिक है, जिसमें और यानी एक मल्टीपोलैरिटी जिसके अंदर है। तो जो इशारा पुतिन ने और सी जिनपिंग ने जो इशारा किया है कि एक नए
नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, वो यही है, एक मल्टीपोलर, वो हेजेमोनी नहीं ढूंढ रहे हैं। यानी रशिया और चीन और ईरान और किसी हद तक हम हेजेमनी की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल ऑर्डर ऐसा हो, इक्विटेबल हो। ये उधर परेशान है वो कि साहब इसका मतलब ये है कि हमारी जो हेजेमनी है वो जा रही है। टोनी अच्छा ब्लेयर साहब जो अच्छा। कि बहुत बड़े हेजेमॉन थे, टोनी ब्लेयर जो बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर थे, इस और उस थिंकिंग के साथ थे, हेजेमोनिक थिंकिंग के साथ, उन्होंने कल बयान दे दिया अभी कि साहब अब वेस्टर्न हेजेमनी खत्म हो गई। विक्टर ओरबान ने हंगरी में तो कई दफा कह दिया कि अब ये दुनिया वो नहीं है जो कि होने वाली, लेकिन खतरे बहुत हैं। अच्छा, ये जो ये मोदी मोदी साहब की और पुतिन की जो मुलाकात हुई है, उसमें क्या कुछ आपको लगता है, ये क्या कितनी कितनी अहम थी देखिए, ये? पुतिन तो वो है जिसको कि अमेरिकन सेनेटर ने कहा था कि इसको असैसिनेट कर देना चाहिए। याद है आपको? जी जी बिल्कुल। लिंडसे ग्रैहम साहब ने ये कहा था कि इसको असैसिनेट कर देना चाहिए। अभी सुना है कि कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ भी उनके ऊपर। तो वो जिससे कि इतनी दुश्मनी हो, उसके साथ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का मिलना, बैठ के बात करना, यही खटका होगा उधर बहुत ज्यादा, बहुत अहम बात है। और इसका मतलब ये है कि देखिए, हम और आप बात इसकी कर चुके हैं, बल्कि इससे पहले, प्रोग्राम से पहले आपने मुझसे पूछा था जयशंकर जी जी की जो जो जी जी आप जी, फर्म ऑफ पैशन। मैं उस पे पूछूंगा, जरा एक दो चीजें और आपसे बात हो जाए। जी ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से प्राइम मिनिस्टर मोदी की पहली मीटिंग थी, फिजिकल मीटिंग पहली थी ये हमारे मोदी जी को भी अच्छे खासे तकरीबन 8 साल हो गए प्राइम मिनिस्टर रहते हुए। जी और इधर इधर तेहरान में जो तब्दीली आई, उसके बाद ये पहली मुलाकात थी जिसमें दो तीन चीजें खास तौर पर, एक तो अफगानिस्तान पर बात की, ऐसी रिपोर्ट आई। इसके अलावा चाबहार के बारे में, चाबहार जिससे नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर का एक सिलसिला है, जिससे भारत जो है वो बाकायदा उस पे ड्राई रन भी शुरू हो गया रेलवेज का, जो सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पहुंचने की वो। उसका एक दो लफ्जों में बता दूं हाँ आपको हाँ जी कि जी। वो बिल्कुल अभी तक रवा हो जाता, अभी तक हो जाता। बार बार हम लोग इतने ज्यादा अमेरिकन और इजरायली इन्फ्लुएंस, यानी इसराइल और मैं डोंट फॉरगेट कि हमारे ऊपर सिर्फ अमेरिकन इन्फ्लुएंस नहीं, बल्कि डायरेक्ट इजरायली इन्फ्लुएंस भी हुआ करता था कि भाई ईरान से पैंग ना बढ़ाइए, ईरान से दोस्ती न कीजिए, कि चाबहार के मामले को रद्द कीजिए, ईरान वाला रास्ता ना, बल्कि वो टापी जो था तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसको रवा कीजिए। अब तो वहां हालात साजगार हो गए हैं, उसके बाद होगी, लेकिन हालांकि वो कंपनी अब नहीं रही, अब कुछ नए तरीके से होगा कुछ ना कुछ। तो बहरहाल है ये कि ये लोग ये चाहते हैं कि ईरान से दोस्ती ना हो। ये सबसे ज्यादा इजरायली, इजराइल का असर, जिस दिन अमेरिका ने उस अग्रीमेंट पे दस्तखत कर दिया जिससे कि न्यूक्लियर डील कंप्लीट हो जाएगी, ये समझ लीजिए उस दिन इजरायली लॉबी अमेरिका में कदरे कमजोर दिखाई देगी आपको, अच्छा वरना अच्छा 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 अच्छा, नकवी साहब, एक बहुत ही अहम बात है। अमेरिकन जब भी कोई अपनी पॉलिसी बदलते हैं, तो वो ये कह देते हैं कि हमारा कोई ना परमानेंट दोस्त है ना दुश्मन है, नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से हम चलते हैं। और अब नेशनल इंटरेस्ट दुनिया के अक्सर मुल्कों का कारोबार पर डिपेंड करता है। कारोबार में जहां फायदा होगा उसके साथ जाएंगे। अब अमेरिका के प्रेशर में हमने ईरान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन छोड़ी। ये बताया गया कि पाकिस्तान जो है वो सिक्योर नहीं है। और दूसरी जिसका आपने जिक्र किया,
तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इस पाइपलाइन में तो 2 मुल्क डिस्टर्ब्ड हैं, अगर डिस्टर्ब माना जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो हमारे जो फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, कारोबारी इंटरेस्ट हैं, क्या हम दूसरे मुल्कों के इन्फ्लुएंस में आकर के इसी तरह से नुकसान बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या वो दोस्ती अहम है? या अभी तक हम लोगों ने ये नुकसान बर्दाश्त किया, लेकिन यूक्रेन जंग के बाद जो एक किसी हद तक न्यूट्रलिटी और जयशंकर और हिंदुस्तान की सरकार, मोदी साहब, जो एक न्यूट्रलिटी, एक नॉन अलाइनमेंट का जो रुख इख्तियार किया है, उससे अब मुझे ऐसा लगता है अब चाबहार का मामला, इसको ट्रम्प करने की कोशिश अगर अमेरिकन ने या इजरायली ने की तो वो कामयाब नहीं होगी, क्योंकि वो न्यूक्लियर डील हो जाएगी। देखिए दोनों चीजें बैक वक्त चल रही ना, न्यूक्लियर डील भी हो गई जिसमें कि वेस्ट मुलविस है, ईरान के साथ जब वो हो गई तो फिर आप प्रेशर हमें कर रहे हैं तो रिश्ते ना बढ़ाओ, तो इसलिए वो होगी, दोनों एक साथ तकरीबन एक साथ होंगे। यानी न्यूक्लियर डील से भारत को भी बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है, यानी इस तरह से अगर उसको कनेक्ट करके देखा जी जाए। जी जी जी। अच्छा, एक और मुलाकात जो हुई है मोदी जी की तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान से, वो उन्हें पाकिस्तान का एलाई माना जाता है और उन्होंने कश्मीर मसला कई बार यूनाइटेड नेशन में उठाया है। उस वक्त भारत की पोजीशन ये थी कि कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, जो उन्होंने पोजीशन ली थी। अब जो मुलाकात हुई है उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो ट्वीट किया गया है, उसमें बताया गया है कि बोथ लीडर्स डिस्कस्ड ways to deepen bilateral cooperation in diverse sectors। तो इस मुलाकात की क्या मानी? ये है इस देखिए इसमें इस वक्त दुनिया इतने ज्यादा खलफिशार में है कि अच्छा साहूकार वही है जो कि एक दुकान पे अपने सब पैसे न रख दे। यानी ये कम्मार खाना जो है, ये कसीनो जो दुनिया का है और जिसमें ये रूले की का ये टेबल जो घूम रहा है, इसमें एक खाने में अपने सब पैसे मत रख लो। ईरान से अगर खुल रहा है तो ईरान से कल रकाबत होने वाली है तुर्की की, तुर्की के साथ भी मिलके चलो। एक इसमें हर तरफ एक बैलेंस का नुमाया है। हिंदुस्तान की रविश में एक बैलेंस नुमाया है, ये कि अगर आज ईरान से है तो कल तुर्की से भी हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। और तुर्की वो मुल्क है जो कि कश्मीर के मामले को बार बार उठाता है, उससे मिलना, इसका मतलब ये है कि किसी हद तक उनकी डिमांड्स को नजरअंदाज नहीं किया गया, उनको कंसीड नहीं किया गया, लेकिन उनको नजरअंदाज नहीं किया गया। अच्छा, ये जो एस जयशंकर के वाले मामले में मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मोदी जी और एस जयशंकर के फॉरेन पॉलिसी को चलाने का थ्रस्ट बराबर है? और मैं इसके बारे साथ साथ मैं आपको याद दिला दूं कि पाकिस्तान के इमरान खान ने हुकूमत जाने के बाद और हुकूमत जब तक उसके पास थी तब तक भी भारत की फॉरेन पॉलिसी की वो तारीफ कर रहे थे। आखिर तो हद ये हो गई, शायद 1947 से के बाद में पहली बार भारत के फॉरेन मिनिस्टर की एक वीडियो उन्होंने पब्लिक रैली में चला करके दिखाई कि भारत अपने फैसले खुद करता है। तो एस जयशंकर की जिस तरह से तारीफ दुनिया में हो रही है, क्या उसी तरह से मोदी जी दोनों यानी एक साथ से ट्यून लगते हैं उस लेवल पर आगे बढ़ने के लिए? बहुत दिनों के बाद एक फॉरेन मिनिस्टर ऐसा मिला है हमें जिसकी की छवि दुनिया में एक इंटेलिजेंट और ऑब्सीक्वियस नहीं, यानी ये कि वो गर्दन झुका देना और ज्यादा ज्यादा मिनमिना के बोलना, ये नहीं है। वो एक तो आर्टिकुलेट है, पढ़ा लिखा है और वो सीधी बात कर देता है। जब
सीधी बात, ये कुछ न कर सके। जो निजाम है हिंदुस्तान का, उसको आप समझ लीजिए कि मोदी इज द सिंगल सोर्स ऑफ पावर एट द मोमेंट इन दिल्ली। तो ये कि ये मोदी जी से मुख्तलिफ हटके कुछ स्पेस बना रहे हैं, नहीं, मोदी जी ने इनसे कह दिया है कि तुम स्पेस बनाओ, ये है। तो ये कि मोदी उनको फॉलो करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मोदी ने, मोदी की का अग्रीमेंट है, मोदी का नॉड है कि भाई अब तुम, इस सिचुएशन ये है, तुम्हारी बातें मैंने सुनी, तुम इसको जाके इम्प्लीमेंट करो और जिस तरह से तुम इसको प्ले करना चाहते हो करो। कंट्रोल मोदी का है। ये अगर किसी दिन जरा सा भी ये शायबा हो जाए कि वो अपने आप को बजाते खुद एक पावर सेंटर समझने लगे, उसी दिन वो खत्म हो जाएंगे। तो ये, इस निजाम को समझ लीजिए आप। तो ये अगर हैं तो मोदी की वजह से हैं, और लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंटली प्ले कर रहे हैं। देखिए, दुनिया में बहुत से फॉरेन सेक्रेटरीज आए जिन्होंने नाम किया, मतलब अब जैसे हेनरी किसिंजर की लोग बात करते हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहा, एनएसए भी रहा, ये स्टेट डिपार्टमेंट भी उसने चलाया, और उसने, उसकी एक थिंकिंग थी दुनिया के बारे में, और वो थिंकिंग बहुत ही एक गहरी, यानी मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ। उसकी जो थिंकिंग थी वो बड़ी राइट विंग हेजेमोनिक इजराइल सेंटर्ड थी, लेकिन जो कुछ भी थी वो बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से उसको प्रेजेंट करता था। ये हमारे ये उस पाए के ना सही, लेकिन युवराव, ये लवरॉव भी एक फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनके ऊपर की नजर जा सकती। लेकिन जयशंकर ने अपनी स्पेस बिल्कुल एक नए तरीके से बनाई, यानी जिस तरीके से उसने यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव को झड़क दिया, ये नहीं कर सकता था कोई। और ये जिसके जिस टोटल ट्रस्ट है उसको, प्राइम मिनिस्टर का ट्रस्ट उसको हासिल है, और वो बहुत ही कामयाब फॉरेन मिनिस्टर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके साथ साथ ये एक और भी बात समझिए कि उनके बरक्स उन्हीं के साथ अजीत दोवाल हैं, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, यानी वो भी, उनको भी पूरी सपोर्ट हासिल है। तो इनमें आपस में तालमेल जरूर होगा। अगर तालमेल न हुआ तो फिर अंदर खलिशें पैदा होगी और सियासत शुरू हो जाएगी, फिर उसमें से एक या दूसरे को जाना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं चल रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि लोग मिल मिला के चल रहे थे एक अच्छा, दूसरे को। आखिर में मैं एक मुख्तसर जिसे आप ही कंक्लूड करें उसे, वो ये कि ओवरऑल जो इंटरनेशनल सिनेरियो बदल रहा है उसमें भारत अपना स्पेस कैसा बना रहा है, कहां तक कामयाब है, कहां तक आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ है उस इंटरनेशनल स्पेस में, भारत की अब कितनी अहमियत नजर आ रही भारत ने अपने आप को उस जगह पोजीशन कर लिया है कि वो अपने नेशनल हित को देखते हुए हर ब्लॉक, हर मुल्क से बात कर सकता है। यानी कोई भी उसके लिए नो गो एरिया नहीं है। इस जगह ये नॉन अलाइनमेंट इन न्यू एरा है, जिसको कि हम, जिसकी कि हम तो भाई बहुत तारीफ करते हैं कि बहुत दिनों के बाद ये पोजीशन हम लोगों को हासिल हुई है। अब इसमें कुछ गलतियां भी है, मसलन एक हमने बुला लिया था 26 जनवरी को बोल्सोनारो, जो कि अजीब और गरीब, वो ट्रंप के गोया अपने आप को गोया ट्रंप का क्लोन समझते हैं कि मैं ट्रंप 2 हूं। अब उनका इलेक्शन हो रहा है 2 तारीख, 2 अक्टूबर को मौसूफ का इलेक्शन है, जो कि वो यकीनन हार जाएंगे, लेकिन वो हटेंगे नहीं, उन्होंने कह दिया।
कि अगर मैं हार गया तो इसका मतलब यह है कि ये इलेक्शन रिग्ड है और मैं नहीं हटूंगा, और वो फौज से बात करेंगे। यानी अजीब और गरीब सिनारियो है कि अभी मैं इलेक्शन हो रहा है, लेकिन अगर मैं हार गया तो ये इलेक्शन रिग्ड होगा, अगर रिग्ड होगा तो मैं फौज से मिलके एक पुश या कू होगा, तो फौज आ जाएगी। अजीब और गरीब सिनारियो खुल रहा है ब्राजील में, जो कि दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है। तो वो भी अब हम लोग, ये इस दुनिया ऐसी नहीं थी जब उनको बुलाया गया था, समझे? दुनिया कुछ और थी, क्योंकि यूक्रेन इज द टच स्टोन। दुनिया बिफोर यूक्रेन, द वर्ल्ड आफ्टर यूक्रेन। ये आप देखेंगे एक तारीखी लकीर होगी कि दुनिया यूक्रेन से पहले और दुनिया यूक्रेन के बाद। वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि वो पावर जो कि हेजेमनी लूज नहीं करना चाहती, उसके पास बेपनाह असलहे हैं। उससे ज्यादा बड़ी मिलिट्री फोर्स अब भी दुनिया में कोई नहीं है। हर उसका नंबर 2 जो है वो कहीं पीछे है। उससे ज्यादा डीप पॉकेट्स, यानी उससे ज्यादा डॉलर जेबों में किसी के पास नहीं। दौलत भी है, असलहे भी हैं, इन्फ्लुएंस कम हो रही है, तो वो क्या करेगा? अगर कोई अच्छा समझदार आदमी तो कहेगा भाई तो रियलिटी है उसको समझ लो, उस हिसाब से चलो। दूसरा ये है कि बैंडिटरी, यहाँ झगड़ा करो वहां झगड़े कराओ, इन लोगों को चैन से अब नहीं बैठने देंगे। हमारे पास इतनी कुव्वत है कि हम इनको चैन से नहीं बैठने देंगे। यानी काज़मी साहब, आप और हम और जितने आपके व्यूअर्स हैं, ये सब ऑफ बैलेंस रहेंगे जब तक कि ये मामला सेटल ना हो जाए, वन वे और दी अदर। हम लोग बहुत ही खतरनाक नशेब से गुजर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने इंटरनेशनल जो सिनेरियो है, खास तौर पर यूक्रेन से पहले और यूक्रेन के बाद, ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट है जो हम आप इसके गवाह बन रहे हैं। और आपने ये भी बताया कि मोदी जी की जो मीटिंगें हुई हैं, खास तौर पर व्लादिमीर पुतिन से, इब्राहिम रईसी से और रजब तैयब एर्दोगान से, ये कितनी अहम थी और भारत किस तरह से फॉरेन पॉलिसी को अपनी बैलेंस उस हालत में ले आया है कि वो हर एक से बात कर सकता है, हर तरफ बढ़ सकता है। ऐसी सिचुएशन में बहुत दिन के बाद भारत आया है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।